अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के विविध प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और हमारी आगामी आने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करें और मेरे चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी के 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10 सालों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैंने बृहद रूप में प्रैक्टिस करवाई हुई है जो हिंदी साहित्य के और हिंदी सब्जेक्ट के लिए पूछे जाने वाले विविध प्रश्न हैं, विविध सेक्शन से प्रश्न हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, भक्ति काल हुआ, रीति काल हुआ, आधुनिक काल हुआ। आधुनिक काल में भी जो अलग अलग कालों से प्रश्न हैं उन सभी पर बृहद रूप में प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है और संपूर्ण हिंदी के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसका अवलोकन करें, क्योंकि प्रश्नों का अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न हमारी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और उनसे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, लगभग 70% प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में कभी न कभी पूछे ही गए होते हैं। मात्र 30% प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। तो जो अगर 70% आपने हल कर लिए जो पूछे गए हैं तो भी आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। इन्हीं बातों को ध्यान कर में रख करके आप एक बार अवश्य उन सभी प्रश्नों को देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी बंगाल में। पारसी व्यवसायियों ने सर्वप्रथम नए रंगमंच का आयोजन किया। भाषा मिश्रित थी। इंद्रसभा, चित्रा, बकावली, चंद्रावली और हरिश्चंद्र आदि अभिनय होते थे। अनुकरण था रंगमंच में शेक्सपियर स्टेज का, क्योंकि वहाँ भी विक्टोरियन युग की प्रेरणा ने रंगमंच में विशेष परिवर्तन कर लिया। भारतीय रंगमंच पर पिछली धारा का प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल पर हुआ, किंतु इन दोनों प्रभावों के बीच में दक्षिण में भारतीय रंगमंच निजी स्वरूप में अपना अस्तित्व रख सका। अगला प्रश्न है, नाटक का अभिनय रंगमंच के लिए जिस अगले राशन स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ। रंगमंच में 2 भाग होते हैं। पिछले भाग को रंगशीर्ष जबकि सबसे आगे वाले भाग को रंगपीठ कहा जाता है। इन दोनों के बीच में यवनिका रहती है। अभिनय का मुख्य स्थल रंगपीठ कहलाता है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की रचना है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। नेपथ्य रंगमंच का वह भाग होता है जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है, अर्थात पर्दे के पीछे का वह स्थान है जहां अभिनेता रंगमंच पर आने से पूर्व उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहले वो देखें नाट्य वृत्तियाँ। सात्विक है, कैसिकी है, आरभटी है और भारती है। तो इसमें से सात्विक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता। नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत सात्विक नहीं आता। नाटक के अंतर्गत में वृत्तियों का विशेष महत्व होता है। इन्हें नाटक की माताएं कहा जाता है। वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं, भारती, कैसिकी, सात्वती और आरभटी। भारती को ऋग्वेद से उत्पन्न माना गया है, सात्वती को यजुर्वेद से उत्पन्न माना गया है, कैसिकी को सामवेद से उत्पन्न माना गया है, आरभटी को अथर्ववेद से उत्पन्न माना गया है। भारती वृत्ति वाचिक होती है। इसमें अभिनय का सारा कौशल वचन भंगिमा पर ही निर्भर होता है, इसलिए इसे शब्द वृत्ति कहते हैं। कैसिकी वृत्ति में गीत, नृत्य तथा विलास की चेष्टाओं की योजना होती है। इसमें स्त्रियों के कार्य व्यापार भी सम्मिलित होते हैं। सात्वती वृत्ति में नायक के साथ सत्व, शौर्य, त्याग आदि व्यापारों की योजना होती है। आरभटी वृत्ति में युद्ध, माया, इंद्रजाल, क्रोध आदि व्यापारों की योजना होती है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का।
जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। रंगमंच के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले कहानी, कथानक अथवा आलेख का जन्म हुआ और उसके मंचन के लिए उपयुक्त स्थान की जरूरत आई। 1965 में आयोजित एक कथा समारोह को में जेबी आलोचक कहा गया। तो 1965 में आयोजित कथा धनंजय वर्मा को जेबी आलोचक कहा गया। 1965 में आयोजित कलकत्ता कथा समारोह में धनंजय वर्मा को जेबी आलोचक कहा गया। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति डैश कहानी में हुई। तो राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई। रांगे राघव द्वारा रचित मेरी कहानियों का एक संग्रह है। इसमें ऊँट की करवट, कुत्ते का दुम और शैतान, नए टेक्निक्स, गदल, जाति और पेशा, तबेले का धुंधलका, देवदासी, नारी का विक्षोभ, पंच परमेश्वर, बिल और दाना, भय शीर्षक नामक कहानियां हैं। गदर कहानी में राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कवि दिए हुए हैं और एक तरफ काल दिया हुआ है। तो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो जी हैं, भक्ति काल जयसी हैं, रीति काल के आलम और आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी थी भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व होता है उपर्युक्त सभी, यानी अभिनेता, कथावस्तु और रस, ये सभी नाटक के तत्व हैं। रूपकों के भेदों का विश्लेषण करते हुए आचार्य धनंजय ने कहा है, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदक, यानी रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाले तत्व हैं, बल्कि यह कि ये भेदक तत्व हैं। वस्तु को कथा वस्तु या इतिहास कहा गया। नेता से नायक का अर्थ लिया गया, या रस तो नाटक की वह मूलभूत चेतना ही है जो नाटक के सभी अंगों में व्याप्त रहती है और नाटक के प्रदर्शित होने पर दर्शकों के मन में अपेक्षित प्रभाव की सृष्टि करती है। अभिनव गुप्त ने लिखा है कि रस ही नाट्य है। इस प्रकार नाट्य के तत्व के रूप में वस्तु, नेता और रस की गणना संस्कृत नाट्य शास्त्र में होती रही है। धनंजय जब यह कहते हैं कि नाटक की प्रकृति को देखते हुए कथा वस्तु 3 प्रकार की मानी जा सकती है, सर्वाश्राव्य, नियत श्राव्य और आश्रयाव्य, तो वे संवाद को भी वस्तु के अंतर्गत मान लेते हैं। नाटक के तत्व हैं कथानक, चरित्र, संवाद, देशकाल, शैली और जीवन दर्शन। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। आचार्य भरत ने लोक मंगल तथा रसास्वादन को नाटकों का मुख्य उद्देश्य माना है। इसलिए नाटक के तत्वों में केवल 3 ही प्रमुख माने गए हैं, वस्तु, नेता और रस, जिसमें रस एक प्रमुख तत्व है। खंड काव्य की परिभाषा है कि यह किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा प्रस्तुत करता है। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 इसमें। अंग्रेज शासकों और मिशनों के प्रयास से बहुत सी टेक्स्ट बुक सोसाइटियाँ खुलीं। उसमें कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 और मद्रास स्कूल बुक सोसाइटी 1828, आगरा बुक सोसाइटी 1820, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 और नॉर्दर्न इंडिया क्रिश्चियन बुक सोसाइटी आगरा बनारस 1848 प्रमुख हैं। 1840 में ज्ञान प्रकाश पत्र आगरा बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ था। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था श्रीरामपुर। अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए हिंदी गद्य को अपनाया, अतः हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन की सुदृढ़ नींव पड़ी। श्रीरामपुर इसका प्रधान केंद्र था। डॉक्टर गणपति चंद्र के कथनानुसार ईसाई धर्म प्रचारकों ने गद्य शैली के विकास की दृष्टि से भले ही विशेष सफलता न प्राप्त की हो, किंतु हिंदी गद्य को विषय विस्तार प्रदान करने एवं गद्य लेखन के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया।
सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसमें सही आरोही क्रम होगा पहले छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता। देखिए, छायावाद 1818 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953 और नई कविता 1953 से प्रारंभ। छायावादी कवित्री हैं महादेवी वर्मा और तारा पांडे। प्रगतिवादी कवि हैं दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और नरेश मेहता। मुक्तिबोध को प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी दोनों का कवि माना जाता है। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अस्थिरता शब्द का प्रयोग किया, तब बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाले, जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं हिंदी भाषा का जाति साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, परंपरा का मूल्यांकन और स्थापनाएं इनकी। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। हिंदी जाति की अवधारणा जातीय परंपरा और भक्ति का लोक जागरण काल है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा कालचक्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने कालचक्र नामक ग्रंथ में लिखा, हिंदी नए चाल में ढली 1873 इसमें इस वर्ष के संबंध में राधा कृष्णदास ने लिखा है। यद्यपि भारतेंदु जी ने 1864 इसमें हिंदी गद्य पद्य को लिखना प्रारंभ किया था और 1867 में कवि वचन सुधा का उदय हुआ, परंतु इसे स्वयं भारतेंदु जी हिंदी के उदय का समय नहीं मानते। हरिश्चंद्र मैगजीन के उदय 1873 इसे हिंदी का पुनर्जन्म मानते हैं। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब इसमें कला और संस्कृति का प्रतीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गेहूं को आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना गया है तथा गुलाब को सांस्कृतिक प्रगति का। हिंदी काव्य में मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो ये मिलता है मैथिली शरण गुप्त जी के। मैथिली शरण गुप्त की महत्ता इस बात में है कि व्यापक आलोचकीय अनिच्छा के बावजूद वे आधुनिक काल के एक बड़े कवि हैं। उनकी अनिच्छा के बावजूद वे आधुनिक काल के लोकप्रियता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानकों का चुनाव, गृहस्थ जीवन की महिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो विद्यासागर नौटियाल जी को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। विद्यासागर नौटियाल का जन्म 1933 में टिहरी के माली देव गांव में हुआ था, जो अब उत्तराखंड राज्य में है। इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रेमचंद की भांति कथा साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उमर कैद, खच्चर, फगड़ू नहीं होते, फट जा पंचधार, डोर, माटी खाए जानवरों तथा सन्निपात इनकी प्रतिनिधि कहानियां हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। आचार्य रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी कोश का उपयोग पिछले 50 वर्षों से किया जा रहा है। वे हिंदी के एक कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी दर्जनों शब्दकोश कृतियाँ आज उपलब्ध हैं। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। उपर्युक्त साहित्यकारों में से सभी की जन्म शताब्दी मनाई जा चुकी है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी क्योंकि इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था।
अतः इनकी जन्म शताब्दी 1908 में मनाई गई। इनकी जन्म शताब्दी 2008 में मनाई जानी चाहिए थी। आर्य समाज के संस्थापक इसमें हैं दयानंद सरस्वती जी। अब इस प्रश्न पत्र को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।